नमस्कार दोस्तों। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की बीते दिनों गोली मारकर हत्या कर दी गई। पश्चिमी जापान के नारा शहर में वो एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी एक हमलावर ने पीछे से उन पर हमला किया। 2 गोलियां उसने चलाई। पहली गोली से तो शिंजो आबे बच गए, लेकिन दूसरी से बच नहीं सके। वो गोली उनकी पीठ में लगी, वो वहीं गिर पड़े। उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। इस घटना से पूरी दुनिया और खास करके जापान के लोग सदमे में हैं, शोक में हैं, और साथ ही इस घटना से कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। कुछ सवाल तो तात्कालिक हैं, जिनका जवाब वहां की सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस को ढूंढना पड़ेगा। कुछ तथ्य हमारे सामने भी आए हैं, जैसे कि अब ये पता चल चुका है कि हमलावर कौन है। हमलावर है एक व्यक्ति जिसका नाम है तेत्सुया यामागामी, और मुफलिसी में वो अपना दिन गुजार रहा था। दूसरी बात यह कि उसने हत्या क्यों की, अब इसको लेकर के एक जानकारी सामने आ रही है कि वो एक धार्मिक नफरत से ग्रस्त व्यक्ति था। शिंजो आबे एक धार्मिक समूह के सदस्य थे और इसी समूह से उसकी मां जुड़ी हुई थी। हमलावर को यह लगता था कि उसके परिवार की मुफलिसी के पीछे इस धार्मिक ग्रुप की कुछ अवधारणाएं हो सकती हैं। हालांकि अभी इस धार्मिक समूह के बारे में नहीं बताया गया है, न ही उसके इस दावे की पूरी तरह से पुष्टि की गई है। इसके अलावा कुछ और सवाल हैं जिनके जवाब वहां की जांच एजेंसियों को जल्द से जल्द ढूंढने होंगे, जैसे कि उस हमलावर ने रेकी कैसे की, कैसे उसने अपनी योजना को अंजाम दिया, उसने उसी जगह को क्यों चुना जहां उसने हमला किया, और शिंजो आबे की सुरक्षा में चूक क्यों और कैसे हुई। क्या इस घटना के पीछे कोई राजनीतिक मकसद है? क्या किसी राजनीतिक व्यक्ति का हाथ इस घटना के पीछे हो सकता है? क्या किसी ने इस हमलावर को सुपारी दी थी? दोस्तों, ये तो वो सवाल हैं जो वहां की जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां इस सवाल के जवाब ढूंढ रही होंगी। लेकिन यहां मैं आज बात करूंगा 2 और गंभीर सवालों के बारे में, जिसके बारे में जापान के प्रशासन को सोचना होगा, वहां की सरकार को सोचना होगा, और जल्द से जल्द कुछ कदम भी उठाने पड़ेंगे। जो पहला सवाल है वो ये कि अति सुरक्षित और जीरो गन कल्चर वाले देश में आखिर बंदूक कैसे किसी को मिल गई, किस तरह से उसने बंदूक के कलपुर्जे जुटाए और एक बंदूक अपने घर में ही उसने बना ली। और जो दूसरा सवाल है वो उससे भी गंभीर है, वो है वीवीआईपीज लोगों की सुरक्षा का सवाल। दोस्तों, जापान में बहुत ही सख्त बंदूक नियंत्रण कानून लागू है। वहां कोई भी व्यक्ति बंदूक रख नहीं सकता, बंदूक आयात नहीं कर सकता। और दोस्तों, ज्यादातर लोग, जापान के लोग बंदूक से दूर ही रहते हैं अपनी जिंदगी में। उन्होंने कभी बंदूक उठाई नहीं होती है, या रेयर ही कभी वो बंदूक देखते भी हैं। जापान में ऐसा नहीं है कि हमले नहीं होते। जो लोग हमला करते हैं वो ज़्यादातर या तो चाकू का इस्तेमाल करते हैं, या किसी गाड़ी से किसी को कुचल देते हैं, या गैसोलीन से आग लगा देते हैं। बंदूक रखना वहाँ के लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है, ये जनता समझती है, और यहाँ बहुत रेयर ही बंदूक का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ यूनिवर्सिटीज़ में शूटिंग क्लब हैं वहाँ बंदूक की इजाज़त है। जो शिकारी लोग हैं उनको बंदूक मिलती है, लेकिन एक खास किस्म की बंदूक उनको मिलती है, और उसके लिए फिर उनको अलग तरह का लाइसेंस लेना पड़ता है। जापान की पुलिस भी हथियार से लैस होती है, लेकिन बहुत कम मामलों में पुलिस भी बंदूक या गोली का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, जापान में बंदूक का लाइसेंस लेना या किसी भी फायर आर्म का लाइसेंस लेना बहुत ही कठिन काम है। इसके लिए आपको कई तरह के टेस्ट से गुजरना पड़ता है। एक स्पेशल क्लास करनी पड़ती है, रिटन टेस्ट देना पड़ता है, मेंटल टेस्ट होता है। लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिसको बंदूक दी जा रही है कहीं वो मेंटली इल व्यक्ति तो नहीं है। इसके अलावा जो लोग बंदूक खरीदने के लिए या फायर आर्म्स खरीदने के लिए आवेदन करते हैं, लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं, उनके बैकग्राउंड की चेकिंग की जाती है, उनके परिवार के पूरे बैकग्राउंड की चेकिंग की जाती है। उसके बाद ये देखा जाता है कि ये व्यक्ति
फायर आर्म्स चलाने के लायक है या नहीं है। और सब कुछ होने के बाद जब उसको हथियार मिलना होता है, हथियार दिया जाता है, तो फिर एक सेफ केस भी दिया जाता है जिसमें कि वो उस बंदूक को या उस फायर आर्म को रखे ताकि उसका बेजा इस्तेमाल उस व्यक्ति के सिवा कोई और नहीं कर सके। और यहाँ दूसरे जो हथियार हैं उनको लेकर भी इतने ही सख्त नियम है। यहाँ कोई कारतूस नहीं खरीद सकता, गन पाउडर नहीं खरीद सकता, क्रॉसबो जैसी चीजें ना ही खरीद सकता है, ना ही आयात कर सकता है। अब इतनी सख्ती के बाद भी इस हमलावर ने एक बंदूक बना ली। उसने कुछ चीजें ऑनलाइन मंगवाई, 2 पाइप्स खरीदे। हालांकि पाइप्स खरीदना तो एक सिंपल बात है, लेकिन ऐसे कलपुर्जे जिनसे बंदूक बनाई जा सकती हो वो ऑनलाइन मंगा रहा था। और दोस्तों ये एक गंभीर चिंता का विषय है कि ऐसे पुर्जे कैसे बिना किसी भी नियंत्रण के, बिना किसी भी कानून के किसी को भी बेच दिए जाते हैं और जिसका कि बेजा इस्तेमाल बाद में किया जा सकता है। दोस्तों इस हमलावर ने हस्त निर्मित हथियार को चुना। एक कहिए कि घर में बनाया हुआ उसका हथियार था और इसलिए शायद उसने चुना होगा कि इस तरह के हथियारों को पकड़ना आसान नहीं होता है। वो जो हमलावर है वो जापान की नौसेना का पूर्व सदस्य रह चुका है और वो हथियार बनाने और चलाने की कला में माहिर है। तो उसने टेप लगाया, पाइप जोड़े और 40 सेंटीमीटर का एक हथियार बना लिया। मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया है कि उसने ये सारी चीजें ऑनलाइन मंगाई, लेकिन यह सवाल है कि ऑनलाइन उसने कैसे मंगाई, और यह भी सवाल कि गन पाउडर जैसी चीज जिसका इस्तेमाल उसने अपने हस्त निर्मित गन में किया वो उसने कहां से पाया। तो इन सवालों के जवाब वहां के सरकार को ढूंढने होंगे और इन चीजों को लेकर के कुछ सख्ती बरतनी होगी, कुछ नियम कानून बनाने होंगे। और दोस्तों इसके अलावा जो एक और गंभीर खतरा है वो है वहां की वीवीआईपी की सुरक्षा का। समाचार एजेंसी एपी की खबर में टोक्यो की निहान यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के प्रोफेसर के हवाले से कहा गया है कि ये एक वेकअप कॉल है कि जापान में भी गन वायलेंस हो सकती है। जापान में राजनेताओं की सुरक्षा की फिर से समीक्षा करनी होगी, ऐसा इन प्रोफेसर साहब का कहना है। हमले वाले दिन शिंजो आबे की सुरक्षा में कुछ ही गार्ड तैनात थे। एक हथियारबंद वहां सुरक्षाकर्मी था और कुछ स्थानीय सुरक्षा अफसर थे। वो एक ट्रेन स्टेशन के पास सभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन उनके पीछे की तरफ सिक्योरिटी बिल्कुल ही कमजोर थी। यहाँ गाड़ियां आ जा रही थी, कोई भी व्यक्ति खुले में आ जा रहा था। दोस्तों जापान में टॉप लेवल अधिकारियों, राजनेताओं और यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा जापान पुलिस की स्पेशल ब्रांच संभालती है। इस ब्रांच के अधिकारी ज्यादातर सादा कपड़ों में होते हैं, हथियारों से लैस होते हैं, इनकी कड़ी स्क्रीनिंग की जाती है और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में माहिर होते हैं, यानी आमने सामने की लड़ाई में ये माहिर होते हैं, उनको ट्रेन किया जाता है। और जिस भी नेता की सुरक्षा में ये होते हैं उनसे काफी करीब ये खड़े होते हैं ताकि शारीरिक हमले को वो रोक सकें। तो यहाँ जो इनका सारा फोकस है वो शारीरिक हमले को रोकना है, चाकू इत्यादि से हमले को रोकना है। और गोली मारने को लेकर के ये लगभग बेफिक्र ही रहते हैं। तो दोस्तों अब वहां के जो टॉप अधिकारी हैं, जो सरकार है वहां की, उसको इस विषय में सोचना होगा। शिंजो आबे की हत्या के बाद ये ध्यान में रख करके सुरक्षा बनानी होगी कि कहीं से गोली से भी हमला हो सकता है, कहीं से कोई स्नाइपर भी गोली चला सकता है। और दोस्तों इस चीज को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए जापान में वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा की समीक्षा किए जाने की जरूरत है कि मल्टी लेयर्ड जो सुरक्षा तंत्र है उसको अप्लाई किया जाए, बुलेट प्रूफ शीशे जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए और सुरक्षा घेरा इस कदर मजबूत बनाया जाए कि कोई भी हमलावर कहीं से उठ करके किसी भी राजनेता को अपनी गोली का शिकार न बना ले। तो दोस्तों उम्मीद है कि जापान की सरकार ऐसा करेगी। और दोस्तों आज अपने वीडियो में यहीं ख़त्म कर रहा हूं। हेडलाइन से आगे की खबरों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।